नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई भी ट्रेड लिया है या फिर किसी ट्रेड में फिजिकल पोजीशंस लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक हैं या फिर किसान या फिर ट्रेडर, कमोडिटी मार्केट में CNBC आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप व्हाट्सएप नंबर 7045220000 पर सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस वक्त के एक्शन पे देखते हैं नजर, जहां पर कच्चे तेल में तीसरे हफ्ते की शुरुआत यहां पर मुनाफा वसूली के साथ हुई है। डॉलर इंडेक्स आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसने 100 का आंकड़ा छुआ है, जो कि 2 साल का हाई है, और इसका असर हमने सोने, चांदी और बाकी मेटल्स पर भी पड़ते हुए देखा है। इस तरह के बाजार में कैसे कारोबार करें, उसके लिए हमारे साथ 2 गेस्ट हैं। एंजल ब्रोकिंग के प्रथमेश माल्या और कोवर्जी ग्रुप के रवि देओरा। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, क्या है आपकी आज की टॉपिक्स? गुड इवनिंग मनीषा। आज के टॉपिक्स में अगर मैं कोई एक ट्रेड करना चाहूंगा तो वो मैं नेचुरल गैस के लिए करना चाहूंगा। हालांकि नेचुरल गैस में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। नेचुरल गैस आज के सेशन में सेल करने की सलाह रहेगी। 487 पे एंट्री रहेगा, 494 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 472 के लिए रहेंगे। तो बेस्ट पिक अगर मैं एक कमोडिटी में चुनता हूँ तो वो नेचुरल गैस के लिए रहेगी। ऑलराइट, तो नेचुरल गैस यहाँ पर टॉपिक है और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं आधे % की तेजी आज भी है 481 के लेवल्स पे फिलहाल कारोबार। रवि, आपकी टॉपिक क्या है? टॉपिक में एक सेल एक बाय रिकमेंडेशन है। पहला खरीद का रिकमेंडेशन है कोरिएंडर पे। लगातार ये काउंटर में तेजी बनी हुई है। आज सुबह थोड़ा वॉलेटाइल हुआ था काउंटर, बट अपने हाई के करीब क्लोज हो रहा है। मुझे लग रहा है कि तेजी आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। आप माई कॉन्ट्रैक्ट जो उसमें बाय करें अराउंड 12,500। स्टॉप लॉस आप 12,220 का लगाए। 880 से 12,900 तक के लेवल आपको कोरिएंडर में दिखने चाहिए। सेकंड मेरा रिकमेंडेशन सेलिंग साइड रहेगा, वो रहेगा कपास। वहां पे जो कल यूएस के लास्ट वीक एंड में जो यूएसडीए का रिपोर्ट आया था, वहां पे थोड़े फंडामेंटल बेरिश साउंड हो रहे हैं। एज वेल एज देखे तो जो मॉनसून का उसमें भी मार्केट कैसे उम्मीद है कि अगर फोरकास्ट अच्छा आता है मॉनसून का तो वहां पे एक गिरावट का दौर बनेगा, क्योंकि पहला प्रेफरेंस फार्मर का कॉटन पे जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहां पे 840 रुपया है और अभी स्पोर्ट में 2200-2300 प्राइस चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बार बिक वाली करके चलना चाहिए। 2180-2190 के करीब वहां पे शॉर्ट करे अप्रैल फ्यूचर को। डाउन साइड मेरा यह मानना है 2120 तक के लेवल आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। स्टॉप लॉस आप 2220 का लगाए तो कपास सेल करके वहीं कोरिएंडर में बाय करके पोजीशन लेनी चाहिए। ऑलराइट, तो एग्री कमोडिटीज में यहाँ पर कहाँ पर आप कारोबार कर सकते हैं उसकी डिटेल्स है, लेकिन प्रथमेश आपसे एक व्यू यहाँ पर मेटल्स पर भी लेना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर लगातार गिरावट अब भी बनी हुई है। जिंक की बात करें तो नेगेटिव में है। एल्यूमिनियम तो यहाँ पर 3 हफ्ते के लोज पर है और पिछले 2 सेशंस में ही करीबन 3% की गिरावट हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। कैसे देखते हैं आप मेटल्स को? आई थिंक वोलेटिलिटी मेटल्स काउंटर का काफी इट इज द फ्लेवर ऑफ द डे वैसे कह सकते हैं। बट यस, अगर कॉन्फिडेंस अगर एक मेटल में मैं ट्रेड करने की अगर सलाह दूंगा तो वो कॉपर में रहेगा। जिंक और एल्यूमिनियम को अवॉइड करूंगा। अगर कोई करना है आज के ट्रेड में स्ट्रेटजी 816 पे कॉपर बाय करने की सलाह रहेगी। 813 का स्टॉप रहेगा। ऊपर में टारगेट 824 के रहेंगे। कॉपर बाय, मेटल्स पैक। ऑलराइट, यानी अगर आपको मेटल्स में ट्रेडिंग करनी ही है तो कॉपर एक बेहतरीन यहाँ पर मेटल है कारोबार करने के लिए। जिंक जैसे आप देख सकते हैं 1% की तेजी है, लेकिन एल्यूमिनियम में आज भी यहाँ पर दबाव है। 270 के स्तर हमने नीचे में तोड़ते हुए देखे हैं और करीब 3% की गिरावट आपकी स्क्रीन पर। और अब वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शो में जोड़ते हैं और सबसे पहले हमारे साथ वाराणसी से गोपाल फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार गोपाल, क्या है आपका सवाल? जी, हमने एक गोल्ड सेल किया हुआ एक लॉट 51,800 के रेट में। ओके। और एक सिल्वर स्टॉक है बाई का 67,000 रुपए के रेट में। ओके, आपने यहाँ पर एक पेयर स्ट्रैटेजी की है गोपाल। प्रथमेश, क्या राय देंगे? 51,800 पे गोल्ड सेलिंग है और गोल्ड में आज हमने कुछ हाल आते हुए देखा है। इवन एज डॉलर इंडेक्स 100 पर है और यहाँ पर यूएस फेड अपनी बैलेंस शीट काफी जोरदार घटा सकता है, उसके बावजूद हमने यहाँ पर सोने में कुछ हाल आते हुए देखा है। गोपाल की सबसे पहले गोल्ड की स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। 51,800 पे जो सेल है उसका क्या करें? आई थिंक नेक्स्ट मोमेंटम यहाँ पे गोल्ड में 52,700 और 53,000 इसके दिखता है। अगर ये इनका रिस्क अपर्ट अच्छा है तो अच्छा नहीं है तो इनको निकल जाना चाहिए।
और अभी यहाँ से मोमेंटम जो है अपसाइड की तरफ करीब और 500 रुपए की तेजी दिख सकती है। बेटर है कि ये अपने लॉन्ग से निकल जाए। और दूसरी स्ट्रैटेजी, गोपाल की चांदी की खरीदारी की है 67,000 पे, उस पे आप क्या राय देंगे? 67,000 पे जो है वो उसको होल्ड करके रखना चाहिए। 66,600 का स्टॉप से खड़े रहना चाहिए और ऊपर में 68,700 करीब यहाँ से 1,000-1,200 रुपए का जो राइज है यहाँ से देखने को मिल सकता है होल्ड। यानी कि जो चांदी की खरीदारी है उसे होल्ड करें, आपको इन एनी केस वहां पर मुनाफा हो रहा है। जहां तक सोने की बात है वहां से सेल में आपको देखना होगा, अगर आप मार्क टू मार्केट दे सकते हैं तो खड़े रहें, अदरवाइज जैसे कि राय दी गई है कि यहां से भी फिलहाल निकल जाना चाहिए। प्रथमेश, जो गोल्ड एंड सिल्वर में हमने व्यूज बनते हुए फिलहाल यहां पर देखने हैं, आपको क्या लगता है अगली यूएस फेड की मीटिंग तक यहां पर क्या रेंज बन पाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट सोने के लिए एटलीस्ट वही होगा आगे जाकर? आई थिंक इंटरेस्ट रेट कट्स को ध्यान में रखते हुए पॉसिबिलिटी और प्लस रशिया यूक्रेन की सिचुएशन को मद्देनजर रखते मेरे ख्याल से अपसाइड मोमेंटम इसका 53,500 और नीचे में अराउंड 51,000 और 50,500 ये पॉसिबल रेंजेस दिखते हैं। तो वॉलेटिलिटी रहने की उम्मीद कर सकते हैं। यस, दो सिचुएशंस कंटिन्यूसली साथ में चल रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर रेंज के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं सोने में। ऑलराइट, तो ये सोने चांदी की बात हुई, लेकिन आगे बढ़ेंगे और यूपी चंदौसी से सोहित को अपने साथ हम ऑनलाइन पर जोड़ेंगे। नमस्कार सोहित, आपका सवाल क्या है? नमस्कार मैडम, मेंथा ऑयल में क्वेश्चन है मैडम जी। मेंथा ऑयल 100 kg परचेज कराए 1100 के रेट में, क्या करना चाहिए? मेंथा तेल में हमने पिछले कुछ दिनों में तेजी देखी भी है और फाइनली कई सालों के बाद एक रेंज भी टूटती हुई यहां पर नजर आई है। रवि, क्या राय देंगे? सोहित के पास 100 किलो मेंथा तेल पड़ा हुआ है, 1100 के स्तर पे इन्होंने लिया है, आगे जाके क्या उम्मीद है? जरूर से आज एक अनवाइंडिंग का प्रेशर वहां पे देखने को मिला है। 4% की नेगेटिविटी के साथ करंट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है, बट ऑल ओवर मुझे भी लग रहा है कि एक अच्छा ब्रेकआउट है। वैसे देखे तो काफी अंडरटोन रही थी कमोडिटी पूरे साल, पर जैसे ही अभी थोड़ा सप्लाई रिलेटेड कंसर्न चालू हुए, प्राइस में एक अच्छा उछाल हमने लास्ट वीक में देखा और उसके बाद का एक कंसोलिडेशन है। मुझे लग रहा है कि अगर प्राइस वाइज आउटलुक की बात करें तो 1080 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट है। प्राइस 1095 के करीब चल रहा है, तो आप क्या करिए, पोजीशन पे 1080 के करीब स्टॉप लॉस लगा दे। आपका 1100 का बाइंग है तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है कि आगे जाके 1140 से 1150 तक के लेवल मेंथा में दिखने चाहिए, क्योंकि वहां पे डिमांड सप्लाई मैट्रिक्स काफी बैलेंस रहा था लास्ट ईयर। तो इस हिसाब से प्राइसेस में जितना फंडामेंटल्स थे इतना ज्यादा उछाल आया नहीं, पर लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे ये कमोडिटी खड़ी है। आज का जो वीकनेस है उसको सिर्फ आप प्रॉफिट बुकिंग या उसको आप एक करेक्शन माने, मुझे ज्यादा वीकनेस नहीं दिख रहे। शायद 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में फिर से अपसाइड रिस्टोर होनी चाहिए। ऑलराइट सोहित, वो आपके लिए राय है यहाँ पर, जो आज की एबरेशन है उसे सिर्फ एक दिन की मुनाफा वसूली या फिर नियर टर्म करेक्शन माने। 3% की गिरावट आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन 1105 के लेवल्स होल्ड कर रहे हैं। हमारे बात करते करते ही आई थिंक बाजार ने रवि की बात सुनी है और 1106 तक के तरफ यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप होल्ड करें पोजिशन। 1140-45 तक प्राइसेस आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और मैसूर से कबीर को फोन लाइन पर जोड़ेंगे। नमस्कार कबीर, आपका सवाल क्या है? हाँ हेलो मैम। जी मैम, मुझे नेचुरल गैस जून मंथ के लिए लॉन्ग टर्म के लिए किस पोजीशन में बनाना चाहिए? आप फ्रेश पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं कबीर? जी हाँ मैम। ऑलराइट प्रथमेश, जिस तरह की तेजी हमने नेचुरल गैस में आते हुए देखी है, डेकेड एंड मोर की हाईज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, भारतीय बाजारों में भी वन वे रैली यहां पर देखने को मिली है। आपकी टॉपिक भी आज यहां पर नेचुरल गैस में थी। कबीर के लिए क्या राय है? न्यू पोजीशन, नया निवेश करना चाहते हैं? आई थिंक ये काउंटर काफी वोलेटाइल है। हालांकि वन साइड इस काउंटर ने रैली दिखाई है, प्योरली सिचुएशनल क्राइसिस को देखते हुए इस काउंटर में तेजी आई है, बट ये जून काउंटर में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बहुत इफ्स एंड बट्स रहेंगे यहाँ पे। रशिया यूक्रेन क्राइसिस कैसे अनफोल्ड होता है यहाँ से उसके ऊपर क्लियरली ध्यान रहेगा। बट यस अगेन, अगर ये नेचुरल गैस में कोई पोजीशन लेते हैं तो पहली एडवाइस ये रहेगी कि उसको कैरी फॉरवर्ड न करें, काफी वोलेटिलिटी रहती है इस काउंटर में। दूसरा, अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाए, ये दूसरी सलाह रहेगी। और अगर इनको कुछ ट्रेड करना है तो जून कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड न करें, काफी ज्यादा दूर है और काफी इफ्स एंड बट्स और अनसर्टेनिटीज है। अगर ट्रेड के लिहाज से नेचुरल गैस में अगर कोई ट्रेड करना है तो सेल की सलाह बना सकते हैं। मेरे ख्याल से नीचे में 470 और 466 ये दो पॉसिबल भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो तेजी यहां पर बरकरार रह सकती है। लेकिन इसी के साथ प्रथमेश, आपको कच्चे तेल में यहां पर क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने पिछले 2 हफ्ते में आते हुए देखी है, इस हफ्ते की शुरुआत भी वैसे हुई है। 100 के नीचे अब नाइमेक्स ऑलमोस्ट यहां पर कंफर्टेबल होता हुआ नजर आया है।
कैसे देखते हैं आप, क्योंकि जिस तरफ भी देखें, चाहे वो चीन है या फिर जिस तरह से रिजर्व्स में से हमने रिलीज आता हुआ देखा है, ना सिर्फ यूए बट यूएस, लेकिन आईईए की तरफ से भी, क्या बाजार यहाँ पर और मुनाफा वसूली देख सकते हैं? और इस वक्त तो और भी मुनाफा वसूली गहराती हुई नजर आई है। 3.5% की गिरावट, 95 के नीचे नाइमेक्स और 99.5 पर ब्रेंट कारोबार आपकी स्क्रीन पर। मेरे ख्याल से हमेशा क्लियरली सप्लाईज जो है क्लियरली रिजर्व से बाहर निकल के आ रही है, और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सप्लाई जो है आगे भी बढ़ते जाएगा। हालांकि अगेन सारे एनर्जी क्राइसिस में रशिया और यूक्रेन को हम साइडलाइंस कर नहीं सकते। सो ओवरऑल यहाँ पे आज के सेशन में गिरावट है। मेरे ख्याल से जो लोगों को सेल करना चाहिए मोमेंटम के हिसाब से, मेरे ख्याल से और 100-150 रुपए का फॉल जो है शाम के सेशन में देखने को मिल सकता है। बट ये अगर जो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो इस काउंटर में ट्रेड न करे, सलाह रहेगी। काफी वॉलेटिलिटी रहने की उम्मीद रख सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। हाँ रवि, आपको क्या लगता है, क्योंकि एनर्जी पैक ने बाकी सब कमोडिटीज को भी यहाँ पर काफी पुश किया है, एनर्जी कंसर्न्स हमने सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कई सालों के बाद इस बार यहाँ पर आते हुए देखी हैं, आपका भी यही व्यू है कि यहाँ से और मुनाफा वसूली देखने को मिल पाएगी? जरूर से, बट एक रिस्क वहां पे ये है कि आज इवनिंग में ईयू की बैठक है जिसमें वो क्रूड के ऊपर सैंक्शन रशिया के ऊपर डालने हैं कि नहीं, वो उसका एक डिस्कशन करेंगे। आयरलैंड ने हालांकि बोल दिया कि वो एग्री है। काफी कंट्रीज इसमें दोनों बटे हुए हैं। काफी कंट्रीज से जो चाहते हैं कि वहां पे बैन हो, काफी कंट्रीज उसके फेवर में नहीं है। तो आई थिंक आज ये मीटिंग का आउटकम काफी इंपोर्टेंट रहेगा शॉर्ट टर्म के क्रूड के आउटलुक के लिए। अगर ये इवेंट में ज्यादातर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते या सैंक्शन नहीं लगते तो मुझे लग रहा है कि ये जो डाउनवर्ड प्रेशर है वो रिज्यूम रहेगा। उसका बेसिक रीजन है एक तो सप्लाई रिस्टोर होना, सेकंड जो रीजन है वो चाइना में जो लॉकडाउन बढ़ रहा है, इससे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में क्लियर उसका विजिबिलिटी दिख रहे है। और आज सुबह में जो चाइना के रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर आए थे उसमें भी एक बड़ा इजाफा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एंड रिटेल इन्फ्लेशन में था। अभी यहाँ से चाइना को स्कोप नहीं है ज्यादा कि वो लिक्विडिटी ज्यादा इन्फ्यूज करे, क्योंकि इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई पे है। अगर यहाँ ज्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज ना करी गई और इससे कोविड का कह रहा है तो मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा इकोनॉमिक प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। चाइना बड़ा कंज्यूमर है वर्ल्ड का, तो आई थिंक इसके फंडामेंटल काफी इफेक्ट करते हैं प्राइसेस में। तो मुझे लग रहा है कि आप कोई भी यहाँ से उछाल देखने को मिले तो उसको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखे। 7,300 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, अगर इसके जितने करीब मिले सेल करके चले। 7,350 का एक स्टॉप लॉस लगाए। डाउन साइड मेरा ये मानना है ये 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर इसमें कुछ इफ एंड बट नहीं आया, ईयू का सैंक्शन नहीं लगे तो 7,150 तक के लेवल पे अप्रोच हो सकते हैं। तो सेल ऑन राइज का क्लियर आउटलुक है। मुझे लग रहा है कि एक बड़े डाउन टर्न में सेकंड जो मैंने लास्ट वीक पे डिस्कस किया था, सबसे बड़ा हैंगओवर है कि रशिया वर्ल्ड के फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर, अगर यूएस को हम निकाले तो जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है वो दोनों को डिस्काउंट पे दे रहा है क्रूड। तो ये डिस्काउंटिंग वाला जब से इश्यू आया है तब से एक बड़ा प्रेशर प्राइस पे बना है, क्योंकि अभी आगे जाके जो ओपेक मेंबर है उस पे प्रेशर होगा कि वो लोग अपने जो एशिया के प्रीमियम्स है वो कम करे या उसको जीरो करे, क्योंकि ये बड़ा कम्पिटिटिव सिनेरियो अभी आगे जाके क्रूड में सप्लाई वाइज रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि एक हैंगओवर प्राइसेस के ऊपर बना रहना चाहिए। ऑल राइट, तो ये कच्चे तेल में यहाँ पर डिटेल्स हैं, फंडामेंटल्स भी आपको बताए गए हैं। और इसी बीच हमारे पास फेसबुक पर एक मैसेज भी आया है जो कि नीरज कुमार का है, जयपुर से। लेड के 3 लॉट इन्होंने खरीदे हैं, 176 पे जाना चाहते हैं, क्या करें? प्रथमेश, क्या राय होगी? लेड के लिए अगेन इनको मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा, लेड, जिंक और एल्यूमिनियम ये काउंटर में काफी वोलेटिलिटी है। अगर इन्होंने पोजीशन लिया है तो इनको निकल जाना चाहिए। लेड से निकल के मेरे ख्याल से जिंक में अगर ये ट्रेड करते हैं तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे और 5 रुपए का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 362 के आसपास जिंक ट्रेड कर रहा है, अप्रैल वाला वायदा। मेरे ख्याल से यहाँ से 368 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 360 का स्टॉप लॉस से जिंक पे बाय करना चाहिए। तो क्लियरली अगर मेटल्स में आपको काम करना है तो जैसे प्रथमेश ने पहले भी कहा कि कॉपर में करना चाहिए, और फिर जिंक में उनकी ये राय भी है। बाकी मेटल्स में फिलहाल यहाँ पर वॉलेटिलिटी, चॉपीनेस ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कॉशियसली यहाँ पर अवॉइड करने की कोशिश करें। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो यहाँ पर आपको एक गोल्ड सर्वे बताएंगे कि कैसे मिडिल क्लास को गोल्ड ज़्यादा पसंद है। ये सर्वे लेके आते हैं इस ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर के सर्वे की रिपोर्ट की तरफ। इस सर्वे में ये बात सामने आई है कि देश में अमीरों से ज्यादा गोल्ड मिडिल क्लास खरीद रहे हैं। आइए क्विक नजर इस सर्वे पे डालते हैं और उसके बाद हमारे साथ बात करने के लिए इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर IMA के चेयरपर्सन प्रोफेसर अरुण सहाय जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दें इस सर्वे की जो मेन चीजें हैं वो क्या हैं।
IGPC का ये सर्वे बताता है कि 2 से 10 लाख इनकम वाले लोगों ने 56% यहाँ पर सोना खरीदा है और कुल खपत का 70% हिस्सा शहरी फैमिलीज के पास है। सोने के प्रति व्यक्ति खपत उच्च वर्ग में ज्यादा अधिक माना गया है और देखा भी गया है, और उच्च वर्ग में डिजिटल गोल्ड के प्रति यहाँ पर रुचि ज्यादा देखने को मिली है। 43% लोगों ने शादी को अपनी शॉपिंग की मेन वजह यहाँ पर बताया है और 31% लोगों ने कहा है कि उन्होंने सोना बिना उद्देश्य के खरीदा है। 75% लोगों को ये माना है कि वो सोना खरीदना चाहते हैं, यानी कि जिन लोगों ने अभी तक खरीदा नहीं है लेकिन वो खरीदना जरूर चाहते हैं, और 90% लोगों ने ऐसा कहा है कि वो कैश में सोना खरीदना यहाँ पर ज्यादा पसंद करते हैं। पिछले 5 साल की अगर बात की जाए तो सर्वे ने ये बताया है कि 74% लोगों ने यहाँ पर सोना खरीदा है। तो क्लियरली काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने इस सर्वे पे से आते हुए देखी हैं। जैसे मैंने कहा, गोल्ड पॉलिसी सेंटर IIMA के चेयरपर्सन प्रोफेसर अरविंद सहाय अब हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। प्रोफेसर सहाय, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, और काफी इंटरेस्टिंग सर्वे है ये। सबसे पहले तो एक आपसे एक ब्रेकअप ही यहाँ पर देखना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि ज्यादातर लोग यहाँ पर मिडिल क्लास के हैं और ज्यादातर लोग यहाँ पर शादी के टाइम पे सोना खरीदते हैं, इस नंबर को आप वीज़ा-वी इन्वेस्टमेंट डिमांड कैसे देखते हैं? नमस्कार। सो मनीषा जी, सबसे पहले तो चेयरपर्सन इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर, नॉट चेयरपर्सन, आई एम अहमदाबाद, बट थैंक यू इज्जत अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया हूँ। ये सर्वे जो है हम लोगों ने नेशन वाइड सर्वे किया है। सो करीब 40,400 हाउस होल्ड्स सारे देश में अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन हम लोगों ने सर्वे किया। वी आस्क्ड द क्वेश्चंस ऑफ द चीफ वेज अर्नर कि कैसे इनका खपत होता है सोने का। हाइलाइट्स तो आपने ऑलरेडी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर लिया है। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट मिडिल क्लास 56% जिनकी आय सालाना आय 2 लाख से 10 लाख के बीच में है, वो सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं। उनका पर ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है शायद कम हो, लेकिन पूरा मिलाकर जितना ये लोग खरीदते हैं वो सबसे ज्यादा होता है। एंड द अदर इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ कोर्स फ्रॉम अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव ये होता है कि अभी तक ये धारणा रही है कि ज्यादा वॉल्यूम गोल्ड जो है उच्च कोटि या ज्यादा इनकम वाले लोगों के पास जा रहा है। तो ये सर्वे कम से कम ये बता रहा है कि ये धारणा ठीक नहीं है कि एक्चुअली मिडिल क्लास लोग ज्यादा खरीदते हैं। और दूसरी बात जो ये देखने में आ रहा है कि कौन सोना घर में खरीदने के बाद ज्यादा बेचता है, प्लेज ज्यादा करता है। तो यहाँ पर भी वेरी इंटरेस्टिंगली हमें ये देखने को मिल रहा है कि मिडिल क्लास लोग ज्यादा बेचते हैं और प्लेज करते हैं, लेकिन प्लेजिंग में जो है जो अपर क्लास है जिनके सालाना आय 10 लाख से ज्यादा है, वो लोग भी ज्यादा प्लेज करते हैं। लेकिन बेचना और प्लेज दोनों अगर मिलाएं तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो ज्यादा करते हैं। और आखिरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि करीब 5-6 साल पहले एक रामदुरै रिपोर्ट आया था जिसमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में जो है शोध किया गया था कि इंडियन हाउस होल्ड जो है किस तरह सेव करते हैं। तो उनका ये निष्कर्ष था कि 75% सेविंग्स जो है, 75% जो है रियल एस्टेट के तौर पे होता है, 11% गोल्ड के हिसाब से के तौर पे होता है, और बाकी 14 जो है अलग अलग फाइनेंशियल एसेट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस सर्वे से हमें ऐसा आभास लग रहा है कि वो परसेंटेज जो गोल्ड में जा रहा है वो थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि अक्रॉस इनकम कैटेगरीज राइट फ्रॉम लेस देन 1 लाख टू मोर देन 10 लाख, चाहे आपकी आय कम हो या सालाना आय ज्यादा हो, सभी जो है उनका गोल्ड के प्रति रुख जो है थोड़ा बढ़ गया है पिछले 4-5 साल में। तो अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 13 and 16-17% जो है इधर जा रहा है। सो ऐसा लग रहा है कि गोल्ड के प्रति लोगों का रुझान थोड़ा पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है, और इसकी वजह बहुत हो सकती है। आई थिंक ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ गया है, कोविड आ गया, बहुत सारे चीजें हैं जिसकी वजह से ये रुझान थोड़ा बढ़ गया है। जी प्रोफेसर, एक और चीज, जैसे आपने कहा कि लोगों ने यहाँ पर सोना ज्यादा खरीदना शुरू किया है, आपने पिछले 5 साल का डेटा भी बताया, सोने के प्राइसेस यहाँ पर लगातार बढ़ते रहे हैं, तो आप कहेंगे जो टिकट साइज है, जो इंक्रीज्ड प्राइस है उस लिहाज से भी है, और जिस तरह की बाइंग हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पे आते हुए देखी है, मैं एक वो पॉइंट यहाँ पर पढ़ रही थी कि काफी लोग यहाँ पर डिजिटल गोल्ड भी खरीदने लगे हैं, पेपर गोल्ड में भी यहाँ पर रुझान है, उससे आप कैसे देखते हैं? सो पेपर गोल्ड और डिजिटल गोल्ड की तरफ रुझान बिल्कुल बढ़ा है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ा है, लेकिन ऑन एन एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप देखें तो
अभी भी फिजिकल गोल्ड जो है दैट इज द प्रीडोमिनेंट मेजोरिटी, सबसे ज्यादा लोग फिजिकल गोल्ड ही खरीद रहे हैं। ओके उसमें बहुत बदलाव नहीं आया है, तो करीब 7 डिपेंडिंग ऑन द सेगमेंट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उस पर निर्भर है। तो अगर यंग लोगों का अगर आप देखें तो वो लोग जो है छोटे मात्रा में ज्यादा डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं जीरोधा पे या ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, बट वो छोटे मात्रा में खरीद रहे हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए का खरीद रहे हैं। प्रोफेसर साहब, एक और चीज है कि लोग कैश में ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल 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 ये हमेशा रहा है, बट नाउ बाय लॉ जो है अगर आप 50,000 के ऊपर खरीद रहे हैं तो आपको अपना पैन कार्ड तो देना ही है। तो कैश में खरीदे चाहे जैसे खरीदे, इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। अगर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्ड हो रहा है, और वो अब जो है आपका ऑल इंडिया रेट जो AIS जो आता है इनकम टैक्स वालों को, तो आपके कंजम्पशन से पता चल जाता है कि आप सोना खरीद रहे हैं। जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग सर्वे है। और डॉक्टर साहब, प्रोफेसर सहाय राधर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में हमसे वो सर्वे पे बात भी करने के लिए। हम आपका टाइम अप्रिशिएट करते हैं और आशा है आपसे फिर से यहाँ पर बात होगी और ऑल डिटेल में यहाँ पर हम इसे जानेंगे। लेकिन इसके साथ ही फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।